अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है वो आज हम सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी और सब्जेक्टिव पोर्शन भी। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको पूरा पेपर जो है समझाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, तो पहला जो हमारा पोर्शन है दैट इज़ एमसीक्यू बेस्ड, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, मॉडल पेपर में आपको पहले समझा चुका था, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पैराग्राफ आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें से आपने 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन है दैट इज़ समरी राइटिंग, जो कि कंपलसरी है। उससे हटकर आपने कोई, और इसके 8 नंबर हैं, इससे हटकर आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं। ये जो पैसेज है ये आपकी बुक में से ही लिया गया है, जो जेंडर इनइक्वालिटी वाला आपका चैप्टर था उसमें से ये पैसेज है। पहला क्वेश्चन है समरी राइटिंग और आपने इसका टाइटल देना है, यानी 7 नंबर की समरी है और 1 नंबर का टाइटल है। तो आप अगर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें तो इसमें जेंडर इनइक्वालिटी की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो आप इसका टाइटल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी दे सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी भी दे सकते हैं, जेंडर इनजस्टिस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही टाइटल ही देने हैं। आप कोई भी दूसरा टाइटल भी दे सकते हैं लेकिन वो रेलेवेंट होना ज़रूरी है। अच्छा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ रॉन्गली एसोसिएटेड विद रिलीजन, ये अब हम इसकी समरी कर रहे हैं। इनफैक्ट इट इज़ ड्यू टू सम कल्चरल नॉर्म्स and different attitudes of parents towards their children on the basis of gender. They bring up their male and female children differently, even they provide them toys on the basis of their gender, which set different roles for them in society. Women are considered submissive and are not provided with free will. That is why in some areas of the country people have different approaches towards female members for getting education. Women do not get equal opportunities with men because of their low standard of academic background and thus remain dependent to male members. Due to this gender discrimination, women face violence of many kinds all over the world, particularly in developing countries. Developing countries जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं। पाकिस्तानी वुमेन इन रिमोट रूरल एरियाज़, यानी दूर दराज के जो देहात के इलाके होते हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, दे फेस वर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ इश्यूज़। तो ये इसकी समरी है, 10 लाइंस की समरी है ये। तो आप अगर इसको पेपर के ऊपर लिखते हैं तो आपकी 15 लाइनों पे बन जाएगी, 20 पे बन जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। यानी आपको पेपर जो मिलता है उसमें नॉर्मली 20 से 25 लाइंस का एक पेज होता है। तो आप एक पौना पेज लिख सकते हैं, आधे पेज से 2-4 लाइनें आप ऊपर लिख देंगे तो आपकी समरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पहला क्वेश्चन है डिफाइन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन योर ऑन वर्ड्स। अपने अल्फाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बताएं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड सोसाइटीज़ टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर और सेक्स। फॉर एग्जांपल, गर्ल्स आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस ओवर बॉयज़ इन सम फैमिलीज एंड आर नॉट प्रोवाइडेड विद शेयर ऑफ देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। इन सम एरियाज़ दे आर विक्टमाइज, यानी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एंड आर कंसिडर्ड परचेजेबल कमोडिटीज़, यानी उनको एक ना ख़रीदी जाने वाली चीज़ के तौर पर उनको जो है वो कंसिडर किया जाता है। इस्लाम डज नॉट अलाउ सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी एंड अप होल्ड्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज़ इन्फर द राइटर्स स्टांस इन द अबव पैसेज, कि जो ऊपर पैसेज आपको दिया गया है उसमें राइटर का स्टांस क्या है, राइटर क्या बात करना चाहता है। एंड एक्सप्रेस योर ऑन ओपिनियन, और अपनी ओपिनियन भी आप बताएं। सो द राइटर स्टांस, यहाँ से आपका यानी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक आपने राइटर का स्टांस बताना है और उसके बाद आपने अपनी ओपिनियन आपने बतानी है। ठीक है, योर ऑन ओपिनियन ये आपने बतानी है और उसके बाद राइटर्स स्टांस यानी राइटर क्या कहना चाहता है, ये 2 चीज़ें आपने बतानी है। सो द राइटर स्टांस इज़ दैट पीपल रॉन्गली एसोसिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विद रिलीजन. In fact, it is the society that promotes it due to wrong customs and mindsets of people. उसके बाद यहाँ से आपका अपना ओपिनियन जो है वो स्टार्ट होता है। आई एग्री विद द राइटर एंड एड अप दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज़ अ डीप रूटेड मैनस का मतलब होता है लानत। इन पाकिस्तान दैट इज़ पोटेंशियली हैम्परिंग, हैम्पर का मतलब होता है रोकना, दैट इज़ हैम्परिंग इट्स सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस. जेंडर इक्वालिटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन अ होम एंड लाइकवाइज इन अ कंट्री एज अ होल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू बिलीव दैट मैन एंड वुमेन हैव टू प्ले डिफरेंट रोल्स. क्या आपको लगता है कि चूँकि मर्दों और औरतों के अलग अलग रोल्स होते हैं सोसाइटी में, देयर फॉर लिहाजा दे शुड बी प्रोवाइडेड
दे शुड नॉट बी प्रोवाइडेड विद द सेम काइंड ऑफ एजुकेशन। कि क्या आपको ऐसा लगता है कि चूँकि मर्दों और औरतों के किरदार मुख्तलिफ होते हैं तो इसलिए उनको एक जैसी तालीम नहीं मिलनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन कैन बी डिफरेंट इन सोसाइटी, कि मर्दों और औरतों का जो रोल है वो डिफरेंट हो सकता है। एज मैन आर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, सो द वर्क दैट नीड्स much physical exertion are best suited to men. However, both men and women should be provided with equal opportunities of same type of education to prove their talent. In recent years, girls are showing better academic results than boys. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन व्हाट डिफरेंट वेज आर वुमेन सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन, कि औरतों के साथ किस किस तरीके से जो है वो इम्तियाज़ बरता जाता है, कि कैसे उनके साथ फ़र्क किया जाता है। सो वुमेन आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन इन मैनी वेज। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब फर्स्टली पहला जो पहली आप जो बता रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं, या जो मतलब आपने बताना है कि किन किन तरीक़ों में। तो फर्स्ट वे क्या है, women are not provided with equal opportunities of education with men, hence remain economically dependent to male members। ये पहला वो तरीका है जिससे औरतों के साथ फ़र्क किया जाता है। सेकेंडली, यहाँ से आपका सेकेंड स्टार्ट होता है। सेकेंडली, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद फ्री विल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फॉर द चॉइसेस ऑफ देयर लाइफ पार्टनर्स, कि पहले नंबर पर उनको एजुकेशन नहीं अच्छी मिलती, फिर उनको अपना जीवन साथी चुनने की इजाज़त नहीं होती। थर्डली, they face physical, psychological and sexual violence and cannot play a constructive role in society। और तीसरी बात यह है कि उनके साथ जिस्मानी, नफसियाती और जिनसी तशद्दुद जो है वो उनके साथ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ द राइटर मीन बाय पेट्रियार्कल माइंडसेट। पेट्रियार्कल माइंडसेट का लफ्ज़ पोइट ने राइटर ने यहाँ पर यूज़ किया, तो उससे क्या मुराद है? डज़ इट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, क्या हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्कल माइंडसेट है या नहीं? पेट्रियार्कल माइंडसेट जिसमें मर्द को ज़्यादा फोकियत दी जाए, ज़्यादा वैल्यू दी जाए। सो बाय पेट्रियार्कल माइंडसेट द राइटर मीन्स दैट इन सम एरियाज ऑफ द कंट्री द पेरेंट्स इंटेंशनली ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन right from beginning of their lives by assigning them roles which develop gender discrimination from home, कि बच्चों को शुरू से ही इस तरीके से उनकी परवरिश की जाती है कि जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ली इम्तियाज़ जो है वो बच्चों के अंदर बचपन से ही पैदा शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अ बेबी बॉय इज़ गिवन द टॉयज़ लाइक ट्रक स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉयज़ to play with, while a baby girl is given dolls, dresses and playhouses एक्सपेक्टिंग हर टू बी अ बेबी सिटर, कि लड़कों को खेल वाली चीज़ें दी जाती हैं ऐसी कि जिससे वो सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करें, और औरतों को जो बच्चियाँ होती हैं उनको हम गुड़िया और इस तरह की चीज़ें देते हैं कि बस वो जैसे उन्होंने तो बस बड़े होकर बच्चे ही पालने हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस इन ह्यूमनिस्टिक, सोशल एंड रिलीजियस परस्पेक्टिव्स हाउ कैन वी अचीव जेंडर इक्वालिटी, कि इंसानी तकाज़ों के मुताबिक, माशरती और जो मजहबी तकाज़े हैं उनके मुताबिक बताएं कि कैसे हम जो नस्ली मसावत है जो जिनसी मसावत है, जेंडर इक्वालिटी है, इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। सो वुमेन मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दे शुड प्ले इक्वल रोल विद मैन टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द वर्ल्ड। इस्लाम enjoins equal rights to women and emphasize to promote equality in all walks of life without any discrimination. A society cannot make progress until the women equally take part with men in every walk of life. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ वुमेन, कि औरतों के साथ जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस यानी कि उनके साथ जो मुआशी इम्तियाज़ बरता जाता है, कि मुआशी तौर पर उनको दबाया जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं। तो देर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ वुमेन। वुमेन आर ईदर अनएजुकेटेड और पुअरली एजुकेटेड, ये पहली वजह बता रहे हैं कि या तो उनको तालीम दी ही नहीं जाती, या तो वो अनएजुकेटेड होती हैं, या वो पुअरली एजुकेटेड होती हैं कि उनको तालीम तो दी जाती है लेकिन फजूल किस्म की तालीम दी जाती है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से दे कैन नॉट गेट एक्सेस टू रीजनेबल जॉब्स टू अर्न देयर लिविंग। In some houses, women are not allowed to do jobs which makes them dependent to male members for their whole lives. They are not given the share of their parents' property and ultimately face economic distress and helplessness. कि उनको विरासत में भी हिस्सा नहीं मिलता, जिससे वो बेचारी जो हैं वो मर्द के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रह जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका पोएम बेस्ड है। तो इसमें आपको 2 स्टैंजास दिए गए हैं, उसमें से आप कोई सा एक स्टैंजा सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो स्टैंजा है दैट इज़ टेकन फ्राम अ पोएम बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। ये जो आपसे पहले वाली जो सेकेंड ईयर थी उसमें ये पोएम शामिल थी, ठीक है। अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि पता नहीं आपको
एक अनसीन सा स्टैंजा दिया जाएगा तो पता नहीं वो कितना मुश्किल होगा। ये देखें आसान सा एक स्टैंजा है। वी कैन नॉट ऑल बी कैप्टन, हम सब कप्तान नहीं बन सकते। वी हैव गॉट टू बी क्रू, हम में से किसी को कप्तान मतलब जो जहाज़ का जो कैप्टन होता है वो अकेला तो जहाज़ नहीं चला सकता ना, किसी न किसी को तो उसके साथ भी मिलना पड़ता है, तो वो काम भी तो इंसानों ने ही करना है। देर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, हम ऑल ऑफ अस हेयर, हम सबका कोई ना कोई काम होता है। देर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देर इज़ लेसर टू डू, बड़े काम भी करने होते हैं, छोटे भी करने होते हैं। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर, और जो काम आपने करना है वो तो करना ही है। इफ़ यू कैनॉट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, अगर आप एक बड़ी सड़क नहीं बन सकते तो छोटी सी पगडंडी बन जाएं। इफ़ यू कैनॉट बी अ द सन बी अ स्टार, अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो एक सितारा बन जाएं। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, आपके जीतने या हारने का ताल्लुक आपके साइज़ पर नहीं होता। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ढंग से करें और उसको बेहतरीन अंदाज में करें। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द गिवन स्टैंजा, क्या मैसेज है जो देना चाहता है। तो अगर आप पोएम या आपने लाइंस को पढ़ा तो आपको पता चल गया कि क्या मैसेज देना चाह रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू टेल अस दैट वट एवर वी डू वी नीड टू बी द बेस्ट। He has used examples from the nature to convey his message. The poet wants us to know that no job is less important and we need not be ashamed of what we are. कि हमें जो काम हम करते हैं उस पर हमें शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। वी शुड डू द बेस्ट इन आर कैपेसिटी, ईदर वी डू अ बिग टास्क और अ स्मॉल टास्क, हम छोटा काम करें या बड़ा, हमें इस पर कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ क्लियरली स्टेटेड, बताएं कि ये जो ऊपर दो स्टैंजाज हैं इसमें कौन सी चीज़ वाज़ेह अल्फाज में बताई गई है एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड, और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो आप खुद से इससे अखज़ करते हैं। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट ट्राइज टू कन्वे टू अस दैट डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटीफुल। अब देखें ये जो आपने कहा ना कि पोएट ये कहना चाहता है कि डाइवर्सिटी जो है ये ब्यूटीफुल है, ये बेसिकली इम्प्लाइड मीनिंग है कि आप इससे खुद मीनिंग अखज़ कर रहे हैं। आर डिफरेंसेस आर लाइक कलर, अब ये भी आप इम्प्लाई कर रहे हैं कि हमारे जो फ़र्क होते हैं वो रंगों की तरह होते हैं। एंड ईच कलर इज़ ब्यूटीफुल इन इट सेल्फ, तो अब ये क्या है, ये आपने मीनिंग को इम्प्लाई किया है, यानी आपने खुद से इससे मीनिंग निकाला है। और इसमें क्लियरली स्टेटेड क्या है यहाँ से, एवरी वन कैन नॉट बी द कैप्टन ऑफ द शिप, देर आर सम पीपल हु आर to be on the crew, both captain and the crew have different functions to play. In case if we cannot become a captain, we have the opportunity to become a part of the crew and offer our services. तो ये वाला जो मीनिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा का सारा क्या है, ये इसका क्लियरली स्टेटेड मीनिंग था, और जो ऊपर वाला है दैट इज़ इम्प्लाइड मीनिंग। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद विच पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड बाय द पोएट टू मेक हिज मैसेज इंप्रेसिव, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। तो पहली जो है द पोएट यूजेस लेक्सिकल रेपिटिशन, ठीक है, यानी कि अल्फाज जो हैं उनको वो रिपीट करता है टू एम्फसाइज अ सिग्निफिकेंट इमेज, जैसे बी, टू, देयर, यू, दे आर रिपीटेड। ही यूजेस एंटीथीसिस, यानी एक वो लेक्सिकल रेपिटेशन यूज़ करता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी पोएम में जो है वो दो अपोजिट्स का एट अ टाइम जिक्र करते हैं, जैसे कैप्टन वर्सेस क्रू, ठीक है, ये एंटीथीसिस है। ऑल राइट, अच्छा, उसके बाद बिग वर्क वर्सेस स्मॉल वर्क, ये भी क्या है, एंटीथीसिस है। उसके बाद द पोएट यूजेस एनाफोरा एट द बिगिनिंग ऑफ सम लाइन्स। अब एनाफोरा क्या होता है, द पोएट यूज द वर्ड इफ़ देयर इज़ in the beginning of the two consecutive lines of the second stanza, this figure of speech is called anaphora, कि जब आप हर लाइन को एक ही लफ्ज़ से शुरू करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड anaphora। नेक्स्ट जो आपका जो स्टैंजा है दैट इज़ इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truths you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools। तो ये जो आपकी पोएम है ना इफ़ रुडयार्ड किपलिंग की, उसमें से ये स्टैंजा लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इंपॉर्टेंट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द रीडर, कि क्या नसीहत करता है। सो द पोएट वांट्स टू एडवाइस, अब ये मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि एडवाइस विद सी जो है दैट इज़ नाउन, और एडवाइस विद एस जो है दैट इज़ अ वर्ब। द पोएट वांट्स टू एडवाइज अस दैट इट इज़ गुड to fulfill your dreams, but you should not make them your master. In essence, your dreams should not overpower your mind, because of which you are not able to widen your horizon if one dream is not fulfilled. He wants that we should be practical instead of living just in the world of dreams and doing nothing.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट द टू इम्पोस्टर्स कैन बी ट्रीटेड, कि जो दो इम्पोस्टर मतलब झूठे, इम्पोस्टर का मतलब होता है झूठा, कि जो दो झूठी चीज़ें वो बता रहे हैं उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो द पोएट पर्सोनिफाइज ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, यानी कि फ़तह और शिकस्त जो है उनको वो पर्सोनिफाई करता है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता है और उन दोनों को इम्पोस्टर्स कहता है। ठीक है, इम्पोस्टर का मतलब होता है प्रिटेंडर, चीटर, डिसीवर। People become too happy in success and forget their duty at hand. We may get too complacent or proud at a small success, reducing our chances to reach higher goals. कि बाज़ दफ़ा हम छोटी जो कामयाबी है उस पर इतना ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं कि हम अपने मकसद से हट जाते हैं और जो बड़ी कामयाबी होती है उससे हम दूर हो जाते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से सम पीपल गेट मच डिसअपॉइंटेड ऑन अ माइनर फेलियर और कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब होता है आफत, और इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं वो छोटी सी नाकामी पर वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। तो पोइट ये कहता है कि वी शुड नीदर बी ओवर जॉयड इन सक्सेस नॉर बी मच डिसअपॉइंटेड इन फेलियर, कि हमें ना तो अपनी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना अपनी नाकामी पर बहुत ज़्यादा उदास होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि विच पोइटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। अब लास्ट लाइन हम देख लेते हैं, लास्ट लाइन कौन सी है, एंड स्टूप एंड बिल्ड एम अप विद वॉर्न आउट टूल्स। ठीक है, तो द पोइट डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन इज़ इमेजरी एंड एजोनेंस इन द वर्ड्स वॉर्न आउट टूल्स। तो इसमें क्या है, इसमें एजोनेंस है, ठीक है, वॉर्न आउट, ठीक है, ऑ टूल्स, तो ऑ साउंड जो है इसमें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और इमेजरी के ऐसे आप जब वो कहते हैं ना कि और झुकें और झुक के वो जो किरचियाँ हैं उनको आप उठा लें, तो ऐसे एक इमेज सा माइंड में बनता है। तो इमेजरी और रेजोनेंस जो है वो यहाँ पर यूज़ हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इज़ फ्राम प्ले, आपका जो नावल है उसमें से क्वेश्चन आपको दिया गया था कि कैरेक्टराइजेशन like many other elements of storytelling technique is an invisible tool, कि ये एक कहानी लिखने की एक टूल होती है which helps build and portray strong फ्लॉड और फ्लॉलेस एंड रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टराइजेशन वो आर्ट है कहानी के अंदर जो कहानी के अंदर मजबूत, फ्लॉड यानी कि कमज़ोर और बग़ैर कमज़ोरी के या जो हकीकी किरदार होते हैं उनको डिपिक्ट करने में, उनको यानी कि उनकी किरदार साजी जो है कहानी के अंदर, उसका जो आर्ट है उसको कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है। अब ये एक बेसिकली आपको स्टेटमेंट बताई गई है कि ये कैरेक्टराइजेशन को समझाया गया कि कैरेक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी वर्क ऑफ फिक्शन यू हैव रेड एंड डिस्कस हाउ अ कैरेक्टर अंडरगोज डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि इस लाइन को आप किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर से, किसी भी वर्क ऑफ फिक्शन से जो आपने पढ़ा है, आप इस लाइन को एक्सप्लेन करें। तो बेसिकली ये ना मैं आपको बताता हूँ कि आपके क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से। क्वेश्चन आपके इस तरीके से, जैसे आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ना आपके सिलेबस में शामिल है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। मतलब आपने उसकी कहानी तो पढ़नी है, लेकिन जो जिस तरह एक नावल को या एक ड्रामा को टेक्निकली पढ़ा जाता है ना, तो आप उसकी टेक्निकलिटीज़ जो हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लें, और आपको जो भी क्वेश्चन आता है आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के अंदर से ही उसको हल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये कैरेक्टराइजेशन के हवाले से है, तो आप कहेंगे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट रेफर्स टू हाउ डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स अ कैरेक्टर इज़। कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो किरदार आप कहानी में लेकर आ रहे हैं वो कितना पेचीदा है या उसकी डेवलपमेंट कैसी है। सम कैरेक्टर्स स्टार्ट आउट एज हाईली डेवलप्ड, कुछ किरदार कहानी के ऐसे होते हैं कि जब आप कहानी शुरू करते हैं तो तब ही वो मतलब आप उनको डेवलप कर चुके होते हैं। ठीक है, और सम कैरेक्टर्स डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ अ स्टोरी, और कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जो जिनको आप कहानी के अंदर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग आउट वन वे एंड एंडिंग अप डिफरेंटली, बिकमिंग चेंज बाय व्हाट हैपन टू देम, यानी कहानी शुरू होती है तो एक बंदा एक डिफरेंट तरह का होता है, कहानी ख़त्म होती है तो उसकी हालत बदल चुकी होती है। तो दिस मीन्स कि आप उसको कहानी के अंदर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और यू माइट ओनली सी वन साइड ऑफ द कैरेक्टर फॉर अ वाइल बट एट अ पॉइंट another side is revealed proving the character to be more complex। और ऐसा भी होता है कि कहानी के अंदर आपको एक जो कैरेक्टर होता है वो एक तरह का लग रहा है, जैसे मूवीज़ देख रहे होते हैं तो मूवी में हमें लग रहा होता है कि अच्छा ये हीरो का दोस्त है, और थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि नहीं ये तो हीरो का दुश्मन है। तो ये चीज़ कहानी के अंदर चलती रहती है और इसी को क्या कहा जाता है, इसको कैरेक्टर डेवलपमेंट कहा जाता है। सो द जनरल पर्पज़, ये आपने बता दिया कि कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या होती है। अब यहाँ पे पर्पज़ बता रहे हैं, द जनरल पर्पज़ ऑफ कैरेक्टर इज़ टू एक्सटेंड द प्लॉट। ठीक है, कि प्लॉट जो कहानी का फ्लो होता है उसको बढ़ाने के लिए आप कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा, मेनी स्टोरीज एम्प्लॉय मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, एवरी स्टोरी मस्ट हैव मेन कैरेक्टर्स, देयर आर द कैरेक्टर्स दैट विल हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द प्लॉट एंड आर
द मोस्ट अफेक्टेड बाय व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी। यानी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं कहानी के अंदर जो भी चल रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है उन एक्शंस का वो मेन कैरेक्टर्स को होता है। ठीक है, अच्छा, देयर आर मैनी वेज टू कैटेगराइज मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको कैटेगराइज करने का, यानी कि उनको उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसके कई तरीके हैं। यानी कि प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब है हीरो, यानी कि आप हीरो और विलन कि कहानी का हीरो कौन है और विलन कौन है, इस तरीके से भी आप कहानी के कैरेक्टर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। डायनामिक और स्टैटिक कैरेक्टर के कौन से कैरेक्टर्स डायनामिक हैं और कौन से स्टैटिक हैं। डायनामिक का मतलब होता है कि कौन सा कैरेक्टर है ऐसा है कि जैसे जैसे कहानी आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, यानी उसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो मोशन में है, डायनामिक है। और कुछ कुछ कैरेक्टर होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, कहानी शुरू होती है तो भी वो एक वैसे ही होते हैं और कहानी ख़त्म होती है तो भी क्या होते हैं, वो वैसे ही होते हैं। एंड राउंड और फ्लैट कैरेक्टर्स। राउंड कैरेक्टर वो होते हैं कि जिनका किरदार कहानी के अंदर तब्दील होता रहता है, और फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं कि जिनका जो शुरू में किरदार होता है आखिर तक उनका किरदार क्या होता है, कहानी में वही होता है। A character can also often fit into more than one category or मूव थ्रू कैटेगरीज। ऐसा भी होता है कि समटाइम्स जो कैरेक्टर होते हैं वो एट अ टाइम प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है, वो डायनामिक भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटैगनिस्ट हो और वो स्टैटिक हो, या और प्रोटैगनिस्ट हो और वो साथ ही साथ वो स्टैटिक भी हो और क्या हो, फ्लैट भी हो। यानी कि एक कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी आ सकता है। अब यहाँ से आगे जैसे उसने कहा था ना, ऊपर आपका क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी वर्क ऑफ फिक्शन, कि कोई आप वर्क ऑफ फिक्शन लें और उसके कॉन्टेक्स्ट में जाकर ये सारी चीज़ें बताएं। तो अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लाजमी नहीं है कि आप ये सारा क्वेश्चन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में से ही सॉल्व करें। आपने अगर कोई और कहानी पढ़ी हुई है और आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसको आप फलां कहानी के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप किसी और जगह से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज रिप्रेजेंट्स बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक कैरेक्टर्स, यानी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है उसमें स्टैटिक कैरेक्टर्स भी हैं और डायनामिक कैरेक्टर्स भी हैं। राल्फ इज़ अ डायनामिक कैरेक्टर as he goes through various changes and has several issues to deal with, while Jack Merridew is also a vibrant character on account of his ambitious and unpredictable nature। यानी कि इसमें जैक और राल्फ का जो कैरेक्टर है ये दोनों के दोनों डायनामिक कैरेक्टर्स हैं। अब देखें कि जैक जो है ये प्रोटैगनिस्ट है और जो राल्फ जो है वो कहानी का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, और जो जैक है वो क्या है, एंटागनिस्ट यानी कि विलन है। लेकिन दोनों के दोनों डायनामिक कैरेक्टर हैं। लाजमी नहीं है कि हीरो डायनामिक होगा और जो विलन है वो स्टैटिक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। पिगी हाउएवर इज़ अ स्टैटिक कैरेक्टर। पिगी जो है ये क्या है, ये एक स्टैटिक कैरेक्टर है। अब ये लाजमी नहीं है कि डायनामिक कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर होता है और स्टैटिक कैरेक्टर बुरा कैरेक्टर होता है। अब देखें यहाँ पर जैक जो है उसका कैरेक्टर डायनामिक है लेकिन वो बुरा कैरेक्टर है। पिगी का जो कैरेक्टर है ये स्टैटिक है कि एक जैसा रहता है, लेकिन क्या है, वो अच्छा कैरेक्टर है। पिगी इज़ अ स्टैटिक कैरेक्टर इन दैट ही डज़ नॉट विटनेस एनी चेंज इन हिज थिंकिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट, कि स्टार्ट से लेकर आखिर तक वो उसका एक जैसा ही किरदार रहता है। साइमन जो है वो भी क्या है, वो साइमन भी एक, वो जिस बच्चे को वो मार देते हैं, ठीक है, साइमन भी क्या है, ये भी एक क्या है, स्टैटिक कैरेक्टर है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स विद रेफरेंस टू एनी नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर यू हैव रेड, कि आप किसी कहानी में जो आपने पढ़ी है उसमें से क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स जो है ये आप समझाएं। अब क्लाइमैक्स क्या होता है, जब कहानी अपने बिल्कुल पीक पर पहुंची हुई होती है, सस्पेंस के पीक पर होती है, तो उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। और जब कहानी फिर उसके बाद वो सस्पेंस जब रिलीज़ होता है, वो आपके सामने कहानी ओपन होती है, तो उसको एंटी क्लाइमैक्स कहा जाता है। सो एन एंटी क्लाइमैक्स इज सिमिलर टू अ क्लाइमैक्स इन दैट इट अकर्स एट द हाइट ऑफ टेंशन इन अ नैरेटिव, यानी कहानी जब अपने सस्पेंस के पीक पर होती है तो वहाँ पर क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स होता है। हाउएवर अ क्लाइमैक्स इज अ टर्निंग पॉइंट which begins to solve the main conflict in a satisfying way, whereas an anticlimax is a turning point that is unsatisfying। कि यानी कि कहानी जब आप कहानी अपने सस्पेंस के पीक पर होती है, अगर वो एक कहानी जब सस्पेंस आपके सामने खुलना शुरू होता है, अगर वो एक सेटिस्फाइंग वे में, पॉजिटिव वे में अगर कहानी खुले तो हम उसको क्लाइमैक्स कहते हैं। और अगर वो अनसेटिस्फाइंग वे में कहानी आपके सामने, मतलब आपको लग रहा होता है ओहो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, सो दिस मीन्स कि वो क्या होगा, एंटी क्लाइमैक्स होगा। मैं अगर आपको एक रियल लाइफ में से अगर आपको एग्जांपल दूं, यानी मैच हो रहा है और मैच में 2 बॉल्स रहती हैं, एक बॉल रहती है और एक बॉल के ऊपर जो है वो 5 स्कोर चाहिए।
अब आपको पता है कि अगर छक्का लगेगा तो ही क्या होगा, वो मैच जीतेंगे। तो ये क्लाइमैक्स पर बात पहुंची हुई है। अब अगर छक्का लग गया तो दिस मीन्स कि क्या हो गया, मतलब कहानी क्लाइमैक्स की तरफ चली गई, ठीक है। और अगर ना लगा तो फिर क्या है, इट इज़ एन सेटिस्फाइंग वे, तो फिर ये क्या होगा, एंटी क्लाइमैक्स होगा। द वर्ड एंटी क्लाइमैक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक प्रीफिक्स एंटी, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंड द वर्ड क्लाइमैक्स मीन्स लैडर, यानी कि सीढ़ी और स्टेयरकेस। Thus, through the definition of anticlimax is not directly opposite that of climax, it does show that the storyline does not fully reach the same heights that as well thought out climax would। यानी कि एंटी क्लाइमैक्स जो है उसमें बेसिकली आप ये बताना चाह रहे होते हैं कि जिस तरह क्लाइमैक्स में जो सस्पेंस क्रिएट हुआ था वो एंटी क्लाइमैक्स के अंदर क्रिएट नहीं हुआ। द क्लाइमैक्स इन द नॉवल अराइव्स, अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो आपका रेफरेंस लिटरेचर है उसमें से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब लाजमी नहीं है कि आप ये भी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में से ही सॉल्व करें, आप किसी और पीस ऑफ लिटरेचर से भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में क्या होता है, द क्लाइमैक्स इन द नॉवल अराइव्स व्हेन साइमन सीज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एंड रियलाइजेज दैट इट इज़ अ बीस्ट बट देन रियलाइजेज दैट एवरी बॉय हैज़ अ बीस्ट इन हिज माइंड। तो जब साइमन को पता चलता है, और हम कहानी में देखते हैं कि साइमन जो है ना वो उनको बताने के लिए जाता है कि भाई देखो यहाँ पर कोई बीस्ट वगैरह नहीं है, बल्कि ये बीस्ट तो हर इंसान के अंदर का खौफ है। तो वो वहाँ से लग रहा होता है कि बस ये जाएगा, जाके उनको बताएगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज़ वाई व्हेन ही ट्राइज टू कम बैक एंड जॉइन द बॉयज़ दे किल हिम कंसिडरिंग हिम अ प्रे, कि वो उसको शिकार समझ के उनको लगता है कि शायद ये कोई शिकार आ रहा है, और लड़के उसको पकड़ के मार देते हैं। व्हेन जैक इंजीनियर्स द किलिंग ऑफ पिगी, दिस इज़ द एंटी क्लाइमैक्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लेकिन मतलब ये उसका क्लाइमैक्स है। और उसके बाद जब जैक, वो जब सारे लड़के बैठे होते हैं तो वो ऊपर से वो जो एक पत्थर फेंक के वो पिगी का सर कुचल देते हैं, तो वो क्या है, ये इस कहानी का एंटी क्लाइमैक्स है। अच्छा, उसके बाद हम सेक्शन सी में आते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट ऐसे राइटिंग। तो ऐसे यहाँ पर दो सॉल्व हुए, पहला करप्शन पे था, ठीक है, और जो दूसरा ऐसे है वो हैबिट ऑफ रीडिंग पे है। तो मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ऐसे राइटिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूँ। हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में, एरर्स। There are 5 errors of adjective, verb, pronoun and adverb in the given paragraph. Rewrite the paragraph after correcting the errors. जब हम इसको पढ़ते हैं, a good citizen is much aware देन अदर्स। अब ये देन का मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री आपने यूज़ करनी है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होनी चाहिए, मोर, ठीक है। यानी अ गुड सिटीजन इज़ मोर अवेयर देन अदर्स ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ indebted to his society in many ways. He knows that the labor and work of countless persons have enriched his life. His life to a great extent depends, क्योंकि his life है ना, तो ये क्या होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो डिपेंड्स होना चाहिए, क्योंकि देखें ही शी इट के लिए हम जो है वो एस या ई एस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये सेकंड इसकी मिस्टेक हो गई, यानी पहली जो मिस्टेक थी ये क्या थी, एडजेक्टिव, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की थी। सेकंड जो है ये क्या है, वर्ब की है। अच्छा, ही इज़ द वन हु हैज़ रिसीव्ड मैनी मटीरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स फ्राम अदर्स, ठीक है। ही इज़ द वन, विच नहीं आएगा, ही इज़ द वन हु, क्योंकि विच चीज़ों के लिए यूज़ होता है और हु लोगों के लिए यूज़ होता है। ही इज़ द वन हु हैज़, तो अब ये कौन सी एरर हो गई, ये प्रोनाउन की एरर हो गई। हु हैज़ रिसीव्ड मैनी मटीरियल and spiritual benefits from others, it is only just right that he should pay his debts. How does good citizen, how does a good citizen, how does a good citizen, तो ये क्या हो गई, ये यहाँ पर जो है वो आर्टिकल की एक एरर हो गई, ठीक है। how does a good citizen, ठीक है, pay his debts to the society by living a useful and fruitful life. He lives not for himself alone, he lives for others. He pays his taxes honestly, he does not behave miserly. अब यहाँ पे he does not behave like a miser आएगा, he does not behave like a miser। अब ये देखें, ये कुरेक्शन के ऊपर जब आपने मैं लिंक दोबारा से अपलोड कर दूंगा, मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, सब की ना मैंने कुरेक्शन अलग अलग से मैंने आपको समझाई थी, और उसमें भी ये वर्ड आया था
कि आपने माइजरली यूज़ नहीं करना होता, बल्कि आपने लाइक अ माइजर या इन अ वे माइजरली, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू यूज़ द वर्ड माइजर, ठीक है। ही डज़ नॉट बिहेव लाइक अ माइजर, कि वो एक बदकिस्मत शख्स की तरह जो है वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये इसमें 1 2 3 4 5 इसमें मिस्टेक्स थी जिनको हमने करेक्ट कर लिया। उसके बाद है यूज़ एनी 5 ईडियम्स ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स, यानी कि 5 ईडियम्स आपने यूज़ करने हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि जो मैंने आपको 100 ईडियम्स बताए थे ना, 100 ईडियम्स, वो उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो उन 100 में से ही ये सारे के सारे आए हुए हैं। आप वो जाके देखेंगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारे के सारे ईडियम जो हैं, मतलब देखिए 4000 से ज़्यादा ईडियम्स हैं, और मैंने सिर्फ आप लोगों को 100 ईडियम्स बताए थे, और उसी के अंदर से सारे ईडियम्स आए हुए हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी, हिज अंकल विजिट्स हिम वंस इन अ ब्लू मून एज ही इज़ अ बिजी मैन। अ बर्ड्स आई व्यू, बस ऐसे ऊपर ऊपर से देखना। आई हैड अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सिटी वाइल फ्लाइंग टू UAE। अ डेड लेटर, ठीक है। यू नो, डेड लेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा मुआहदा, ठीक है, जो जिसमें क्या हो, मतलब बहुत सख्त किस्म का मुआहदा होता है, ठीक है, जो बहुत मजबूत किस्म का मुआहदा होता है। द वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ अ डेड लेटर एज इंडिया डज नॉट अबाइड बाय इट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा ख़त जो जिसकी कोई परवाह ही नहीं करता, ठीक है, यानी कि एक एक ऐसा ख़त के जिसको एक बंदा जो है वो वैल्यू दे रहा है, लेकिन दूसरा बंदा उसको क्या है, वैल्यू नहीं दे रहा। उसके बाद अ ब्रोकन रीड, ठीक है। ब्रोकन रीड का मतलब होता है एक बहुत ही कमज़ोर आदमी। वाइस प्रेसिडेंट इज़ अ ब्रोकन रीड एज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि वो मतलब ऐसे ही बस कठपुतली है, ठीक है, उसके हाथ में कोई पावर्स नहीं है। उसके बाद ब्लू blue stocking, she's a blue stocking lady, so men of letters give her company, ठीक है, कि वो बहुत ही एक अहम औरत है, बहुत ही वो अट्रैक्टिव औरत है। एट सी, ठीक है, शी फाइंड्स हर सेल्फ एट सी व्हेन लुबना आस्क्स हर परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस। एट सी का मतलब होता है बहुत कंफ्यूज। जैसे आप समंदर में हो ना, तो समंदर में आप देखें तो हर तरफ आपको पानी पानी नजर आता है, तो कन्फ्यूजन होती है। शी फाइंड्स हर सेल्फ एट सी व्हेन लुबना आस्क्स हर परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस, कि जब उससे मुश्किल सवाल पूछती है लुबना तो वो कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल के हर शोबे के लोग, पीपल ऑफ ऑल रैंक एंड फाइल अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी ऑफ द डॉटर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, यानी कि डायरेक्ट नरेशन है, इसको आपने इनडायरेक्ट नरेशन में आपने चेंज करना है। यू डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी सेड नासिर, ये पहला क्वेश्चन है। तो नासिर कंप्लेंट दैट ही डिड नॉट अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, ये हमने फर्स्ट सेंटेंस जो है इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील कर दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड मुनीर रिप्लाइड, अब ये सेकंड सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड, मुनीर रिप्लाइड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अब इसका हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, मुनीर अपोलोजाइज्ड दैट ही वाज एक्सट्रीमली सॉरी, मुनीर अपोलोजाइज दैट ही वाज एक्सट्रीमली सॉरी। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं बाज़ दफ़ा कि सर ये तो एक पैराग्राफ की फॉर्म में नरेशन आ गई है, तो हमने तो सेंटेंसेस की फॉर्म में की थी। तो बेटा ये देखें, एक एक सेंटेंस ही तो है। ये पहला सेंटेंस था, इसका हमने ये बना दिया, फिर ये सेकंड सेंटेंस, इसका हमने ये बना दिया, फिर थर्ड सेंटेंस है आई हैड टू विजिट माई अंकल्स हाउस इन कराची, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ही हैड टू विजिट हिज अंकल्स हाउस इन कराची, ही हैड टू विजिट हिज अंकल्स हाउस इन कराची, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट वॉज अमेजिंग बट ऑल ऑफ अस मिस्ड यू सैड नासिर। तो ही इंक्वायर्ड हाउ द प्रोग्राम, अच्छा वो आगे से पूछता है ना कि हाउ वॉज द प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि नासिर और मुनीर के दरमियान बात हो रही है ना, तो वो पूछता है कि कैसा प्रोग्राम था, हाउ वाज द प्रोग्राम, तो वो ही इंक्वायर्ड हाउ द प्रोग्राम हैड बीन। तो आगे से नासिर जवाब देता है इट वाज अमेजिंग बट ऑल ऑफ अस मिस्ड यू सैड नासिर। दिस मीन्स के नासिर टोल्ड हिम दैट इट हैड बीन अमेजिंग बट ऑल ऑफ देम हैड मिस्ड हिम, ठीक है। अच्छा, अगला है कि लेट मी शो यू द फोटोग्राफ्स, ही ऑफर्ड हिम टू सी द फोटोग्राफ्स, ही ऑफर्ड हिम टू सी द फोटोग्राफ्स। तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो चेंज करना है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। सपोज यू आर वर्किंग एज अ price control officer in view of the growing rates of the daily consumer items, the authorities have asked you to investigate and write a report on
इट। योर रिपोर्ट शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। सरप्राइज विजिट टू द मार्केट्स, इनके हवाले से आपने बात करनी है। कॉजेज ऑफ द प्राइस हाइक, ठीक है, कि जो कीमतें बढ़ी हुई है उसकी वजह क्या है। इम्पैक्ट ऑन लो इनकम अर्नर्स एंड द मिडिल क्लास, के जो गरीब लोग हैं उन पर महंगाई बढ़ने का क्या असर हो रहा है, और सजेशंस आपने देनी है। तो यहाँ से आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है, डेट डालेंगे, फिर उसके बाद जिस बंदे को आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से फिर उसके बाद आप रिपोर्ट का सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आई एम असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ऑफ द सिटी ABC आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑन सिटीजन पोर्टल अबाउट हाई रेट्स ऑफ डेली कंज्यूमर आइटम्स। आई हैव बीन गिवन द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द रीजंस ऑफ द ग्रोइंग रेट्स ऑफ द डेली कंज्यूमर आइटम्स आफ्टर माई सरप्राइज विजिट्स टू द मार्केट्स। अब ये देखें, पहला उन्होंने कहा था कि आपने सरप्राइज विजिट्स का बताना है। आफ्टर माई सरप्राइज विजिट्स टू मार्केट एंड इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम डिफरेंट शॉपकीपर्स एंड कंज्यूमर्स, आई एम राइटिंग माई रिपोर्ट टू हाईलाइट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डेली कंज्यूमर आइटम्स। अब यहाँ से आपकी एक्चुअल रिपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से आप बता रहे हैं कि ड्यूरिंग माई सरप्राइज विजिट ऑफ मार्केट आई केम टू नो दैट द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी कंज्यूमर आइटम्स आर इंक्रीजिंग ऑन डेली एंड वीकली बेसिस एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। आई विजिटेड चिकन शॉप्स, कॉफ़ी टी, डी मिनिस्टर कैफ़े, चाय खाना, नवाब रेस्टोरेंट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट्स, बिस्मिल्लाह फास्ट फूड, खान जनरल स्टोर, सस्ता बाज़ार एंड पंजाब कैश एंड कैरी। मतलब इस तरीके से आप डिफरेंट नाम लिख सकते हैं कि फ़लाँ शॉप्स का मैंने विज़िट किया। हाई पेनल्टी अलॉन्ग विद इम्प्रिजनमेंट, हाई पेनल्टी का मतलब भारी जुर्माना कैद के साथ। वर चार्ज ऑन दोज हु वर ओवर चार्जिंग एंड हैड नो रेट लिस्ट displayed. There are many causes due to which there is increase in inflation, ठीक है, कि जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो कहत जो बढ़ रहा है, कि मतलब चीज़ें कम होती जा रही हैं, उसकी रीज़न बता रहे हैं। फर्स्टली सम सेक्शंस ऑफ द बिजनेसमैन आर इंटेंशनली ओवर चार्जिंग द पब्लिक टू शिफ्ट ऑल द ब्लेम ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि कुछ ताजर जो है वो जानबूझकर चीज़ों का रेट बढ़ा रहे हैं ताकि हुकूमत के ऊपर वो बर्डन को ब्लेम कर सकें। सेकेंडली द होर्डर्स के मतलब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो क्या हैं, दे आर स्मार्ट इनफ टू बी कॉट बाय द ऑफिशियल्स of the food department as they have some hidden places where the hoard consumer items, where they hoard consumer items, कि वो बहुत चालाक हैं और वो चीज़ें अपनी वहाँ पर छुपा कर रखते हैं जहाँ पर हुकूमत को पता नहीं चलता। दिस क्रिमिनल एक्ट कॉजेज आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर आइटम्स इन द ओपन मार्केट एंड प्राइसेस सडनली गो हायर। तो इससे क्या होता है कि जब वो चीज़ें उठा के स्टोर कर लेते हैं तो फिर मार्केट में उनकी शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, कि वो हकीकत में शॉर्ट नहीं होती बल्कि वो आर्टिफिशियल मसनूई तौर पर वो शॉर्ट हो जाती हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। तीसरी जो रीज़न है वो ये है कि द सीवियर इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट अलॉन्ग विद इंक्रीज इन डॉलर रेट इन रिस्पेक्ट टू एवरी करेंसी आर करेंसी कॉज सडन राइज इन इन्फ्लेशन, के जो डॉलर का रेट बढ़ने से भी क्या हुआ है, महंगाई होगी। तो ये तीन आपने रीजंस बता दी। अच्छा, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ गए। कंक्लूजन के बाद आपने सजेशन देनी कि जी गवर्नमेंट शुड रिलैक्स टैक्सेस और द गवर्नमेंट शुड एम्पावर द फूड डिपार्टमेंट टू कैच सम बिग फिश और द गवर्नमेंट शुड टेक सॉलिड मेजर्स, द गवर्नमेंट शुड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द फूड डिपार्टमेंट, कि ये चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर और XYZ। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन एनी 5 ऑफ द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है। ये आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, आपने इसमें से ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करना है। एनिमल्स यूज़ वेरियस मीन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कलर इज़ one that is widely used as a protective device. For instance, some birds display brighter color feathers whenever they are threatened, ठीक है। ये फर्स्ट डिवाइस हो गई, फजर की अजानें भी हो गई हैं। अच्छा, they are designed to frighten away the enemy in addition to color, ठीक है, कि कलर के अलावा in addition to color some animals emit a peculiar smell for the same purpose. Besides, इसके अलावा foam may be used to conceal the animal. Some insects, for example, conceal themselves by making themselves resemble the plants of flowers. यहाँ पर for example आ जाएगा. In this way, they are hardly visible because they can merge into their surroundings. Other animals adopt regular patterns of behavior when they are frightened. Some pretend to be dead, whereas जबकि others just come forward and stand स्टिल, ठीक है। तो ये हमने जो इसका सब्जेक्टिव पोर्शन था वो हमने सारा का सारा कर लिया। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव वैसे मैंने पहले आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था, लेकिन मैं दोबारा से क्विकली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ऑब्जेक्टिव का। इसकी जो डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव की वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं।
अज़ान फ़जर की होगी। देखिए मैं 4 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ और ये मैं मतलब काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पहला जो एमसीक्यू है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं सारा एक्सप्लेन मैं पहले कर चुका था, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। उसके बाद नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है, जमील्स आंट ट्रीट्स हिम बैडली। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें कंपैरेटिव ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करनी थी, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद नंबर 4, द प्लान टर्न्ड आउट टू बी अ बिग फियास्को। फियास्को का मतलब क्या होता है? फियास्को का मतलब होता है डिबैकल, ठीक है, डिबैकल। अच्छा, उसके बाद इफ़ द नैरेटर इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉनराज इंटेंड इन गुड फेथ टू प्रेजेंट ओनली ट्रूथ? नॉन फिक्शन। He was beaten so badly that his whole body was marked with injuries. यानी कि he was beaten black and blue. Ah, happy happy bows that cannot shed. Which of the following poetic devices used? Alliteration. Happy happy bows. अच्छा, उसके बाद योर स्वेटर लुक्स टेरिबल ऑन यू, क्या मतलब है इसका? वाओ, द स्वेटर लुक्स रियली टेरिबल। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एन ओपिनियन? इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। ये क्या है? ये एक ओपिनियन है। उसके बाद द ओल्ड मैन रिमेंबर्स द डे व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन। तो व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन ये क्या है? दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज है ये मैं पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सॉल्व। वी हैव वेकेशन इन समर्स, वी हैव वेकेशन इन समर्स। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो अब इसमें वॉकिंग क्या है? टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग इसमें जैरंड है। उसके बाद हैमलेट अ प्ले बाय शेक्सपियर। तो इसमें ये अ प्ले बाय शेक्सपियर का वर्ड क्या है? अपोजिटिव फ्रेज, नाउन इन ऑपोजिशन, फ्रेज इन ऑपोजिशन। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्रेजेंट्स करेक्ट यूज ऑफ टेंस? ही प्रॉमिस दैट ही वुड कम, डी ऑप्शन। उसके बाद ऑल दो ही वॉज वेल्दी ही वॉज नॉट हैप्पी। तो ये कौन सा सेंटेंस है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद द पेट डॉग फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। तो ये क्या है? ये एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर एवर ही वेंट, एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, उसके बाद द स्काई इज अबव माई हेड, द स्काई इज अबव माई हेड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेज इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड? द लास्ट वन, अनलेस यू लिसन टू मी यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ट्रांजिटिव वर्ब? एलेक्स सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम यूएसए। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या है? ट्रांजिशनल, सॉरी, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। सेंट, क्या सेंड किया? पोस्ट कार्ड। तो ये इसमें क्या है? इसमें ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो यूज़ हुआ है। तो सेकेंड ईयर का हमने इंग्लिश का पेपर मुकम्मल सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से मैं आपको उर्दू का भी सॉल्व करवाऊँगा और आपका पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश का। और इसके मैंने 70 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड भी कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें। मेरी आप कमिटमेंट चेक कर लें कि मैं रात के 4 बजे उठ के बैठ के आपके लिए मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ और आज ही फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड हुआ है और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको ये सॉल्व मिल जाएगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो अब आपको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।